Hello friends, welcome to this channel Easy Physics by Tushar sir. Here you will get all the concept, exercise, numerical of 11th and 12th standard of physics. Today I am going to take lecture. Chapter will be motion in a plane, समतल में गति, and today's topic will be uniform circular motion and that is the last topic in this chapter. ये आपका जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है. इसके बाद से आपका ये जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक बात क्लियर है कि यहाँ पे मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि इफ ए पार्टिकल रोटेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए फिक्स रेडियस आर, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अगर कोई कण ए आर त्रिज्या के पथ पर वृत्ताकार गति कर रहा है तो उस मोशन को, उस गति को हम कौन सी गति बोलेंगे, वृत्तीय गति. क्लियर, समझ आ गया. डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप अपने आप से लिखोगे. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, इफ ए पार्टिकल रोटेट अबाउट इट्स सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए फिक्स रेडियस आर, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अगर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, आर रेडियस के पाथ पर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ये जो आपका पाथ होगा, ये जो गति होगी, इस गति को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति. क्लियर है. फिर से एक बार डेफिनेशन, if a particle move in a circular orbit, if a particle moves in a circular orbit with a radius r, that motion is called circular motion. यदि कोई कण r त्रिज्या के पथ पर वृत्तीय गति कर रहा है तो इस गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे. क्लियर है. अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति. ये आपका चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था. व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, इफ द स्पीड विल बी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, एंड द स्पीड इज वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. यहां पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि यहां पर मान लेता हूं मैं इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहां भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड. यहां भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड. यहां भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड. यहां भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड. मींस स्पीड विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. अभी आप पूरे को कंबाइन करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी आप पूरे को कंबाइन करो. क्या बोलोगे, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट at a fixed radius r with a constant speed, that is called uniform circular motion. यदि कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति कर रहा है तो उस गति को हम बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति. देखो, ये तो आपको समझ आ गया. अब आगे क्या होता है, जब मान लिया मैंने कि ये पार्टिकल आपका यहां पर मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस पार्टिकल का जो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास वेलोसिटी मतलब वेग, और एक होता है आपका स्पीड मतलब चाल. मैं यहां पर वेलोसिटी की बात करता हूं. वेलोसिटी में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है. मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन दिशा दोनों आती है आपकी. ठीक है. अब मैं ये बताओ, जब ये पार्टिकल आपका इस पॉइंट पर है तो ये पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, पार्टिकल आपका इस पॉइंट पर है तो पार्टिकल आपका इधर जा रहा है. आप क्या करोगे, आप टेंजेंट ड्रॉ करो. पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे है तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी. पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे है तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है. देखो, अभी आप एवरी पॉइंट पे देखो, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है. वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट. अगर यहां पर मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है तो यहां भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड होगा. मतलब क्या हुआ कि ये जो है मैग्नीट्यूड, ये जो है आपका, ये आपका कैसा होता है, आपका कांस्टेंट होता है.
और ये जो है ये आपका लगातार डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। अब मुझे अभी बताओ वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करोगे तो आपको दोनों देखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों परिमाण और दिशा दोनों देखनी पड़ेगी। और आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, द वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूअस चेंज। वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, वेग क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। अब बात करते हैं स्पीड की, क्या स्पीड बदल रहा है, क्या स्पीड चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर आपको डायरेक्शन नहीं देखना है, वहां पर केवल और केवल किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड 10, यहां भी मैग्नीट्यूड 10, यहां भी मैग्नीट्यूड 10, यहां भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि एवरी पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब जो स्पीड होगा वो कैसा होगा, आपका कॉन्स्टेंट होगा, अचल होगा। ये समझ आ गया। तो एक बात क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर, कोई भी पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट उसकी वेलोसिटी एवरी पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। क्यों, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, जिसके कारण यहां पर वेलोसिटी अलग होगी, यहां पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी, यहां पर वेलोसिटी आपकी कुछ अलग होगी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये आप अभी हम क्या करते हैं, लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों को हम एक साथ थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने लिखा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, और ये मैंने लिया सर्कुलर मोशन। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं दोनों में सिमिलरिटी देखो क्या है वो समझो। सबसे पहले लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है, एक डायरेक्शन में गति करता है, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 में। ये आपका सर्कुलर मोशन ये आपका चैप्टर नंबर 4 में है, यानी चैप्टर नंबर 4 यानी मोशन इन ए प्लेन, यानी कि जो मोशन हो रहा है वो प्लेन में हो रहा है। प्लेन के लिए कितने एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। ये सब बातें आप अपने माइंड में सेट करके रखना। लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ, मान लिया कि मैंने ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, एक पार्टिकल है वो यहां पे इस तरीके से मूव कर रहा है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मान लो कि मान लेता हूं मैं एक पार्टिकल आपका P1 पॉइंट पर है, P1 से मूव करते करते, और एक पार्टिकल आपका P2 पॉइंट पर है। पहले पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पर, ओरिजिन से कहां गया P1, फिर P1 से कहां गया P2। क्लियर। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। मैं मान लेता हूं ये P1 की पोजीशन कितनी, +3, इसकी पोजीशन कितनी, -2 पीछे। ठीक है। मुझे अभी बताओ ये डिस्टेंस कितना है, 3, ये डिस्टेंस कितना है, -2। तो सबसे पहले इस लीनियर मोशन के लिए अगर मुझे किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि P1 की जो पोजीशन है वो कितनी है आपकी, +3, P2 की जो पोजीशन है वो कितनी है आपकी, -2। यानी कि लीनियर मोशन में जो पोजीशन होता है वो आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ये मैंने लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने लिया वाई एक्सिस, ये मैंने लिया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। एक पार्टिकल है वो इनिशियल में यहां पर है, आफ्टर दैट द पार्टिकल मूव्स, स्टार्टिंग में सपोज करो कि पार्टिकल आपका यहां पर है, ये पॉइंट मैंने लिया P1, आफ्टर दैट द पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड, और ये आफ्टर सम टाइम पार्टिकल आपका यहां पे आ जाता है P2। क्लियर है। अब मेरी बात समझना, एंगुलर सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर पार्टिकल आपका एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो इनिशियल में पार्टिकल की पोजीशन है P1, यहां पर पार्टिकल की पोजीशन है P2। तो जैसे आपने अभी बताओ यहां पर जो पार्टिकल का मोशन है वो कितने डायरेक्शन में, अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर पार्टिकल P1 पे था तो x के लिए वैल्यू ये है और y के लिए वैल्यू ये है। जब ये पार्टिकल आपका यहां पर आ गया तो x की वैल्यू चेंज, y की वैल्यू चेंज। जब ये पार्टिकल आपका यहां पर आ गया तो x की वैल्यू चेंज, y की वैल्यू चेंज। यानी कि एक साथ जो पार्टिकल का जो मोशन है वो एक साथ दो डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ये मोशन कौन सा है आपका, मोशन इन ए प्लेन। ये कौन सी मोशन में हो रहा है, ये कौन से प्लेन में हो रहा है, ये XY प्लेन में मोशन है।
और ये केवल और केवल ये एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बस। तो लीनियर मोशन में जब आप पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हो तो पोजीशन आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सेम टू सेम यहां पर इसकी जो पोजीशन होगी P1 की, तो मैंने यहां से रेफरेंस पॉइंट से एक मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ किया, एक मैंने लाइन इधर ड्रॉ किया। एक पोजीशन हो गई P1 की पोजीशन ये, और इसकी पोजीशन ये। तो अब देखो पोजीशन आप कैसे लिखोगे, तो ये बेस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहां से एक एंगल ये हो गया θ1 और एक एंगल ये हो गया θ2। हमें जो भी हमें देखना है वो हमें रेफरेंस पॉइंट से देखना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, जैसे जैसे ये पार्टिकल आपका आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे आपका ये थीटा आपका चेंज होगा, ठीक है। तो जब पार्टिकल आपका P1 पे था तो उसका पोजीशन कितनी, जब पार्टिकल P1 पे था तो उसकी पोजीशन कितनी θ1, और जब पार्टिकल P2 पे था तो उसकी पोजीशन कितनी θ2। यहां पर जो पोजीशन है वो आप उसको आपने लीनियर फॉर्म में लिखा है, और यहां पर जो पोजीशन है उसको आपने एंगुलर फॉर्म में लिखा है, और ये जो थीटा है इसको आप बोलते हो एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति। रिलेट करके चलना। अब लीनियर मोशन में पोजीशन का मतलब क्या होता है एक्स, सर्कुलर मोशन में पोजीशन का मतलब क्या होता है थीटा। क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ये तो जब ये पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, तो क्या चेंज होगा आपका, ये थीटा ही तो चेंज होगा ना लगातार। ये थीटा विल भी, ये थीटा पर चेंज होगा, यानी कि यहां पर जो पोजीशन है वो थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये बताओ, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर का मैंने एंगल लिया प्लस, इसके नीचे का मैंने एंगल लिया माइनस, ठीक है। अभी आप केवल इतना समझो, यानी कि θ1 को मैंने ले लिया प्लस और θ1 को मैंने ले लिया माइनस, यानी कि लीनियर मोशन में जो पोजीशन होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है, और एंगुलर मोशन में यानी कि सर्कुलर मोशन में भी जो पोजीशन होता है, जो स्थिति होती है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। क्लियर, प्लस एंड माइनस दोनों, क्लियर। अब आगे देखो, यहां पे इतना समझने के बाद से आपने ये देख लिया कि पोजीशन आप कैसे निकालोगे। पोजीशन P1 का आपका प्लस भी हो सकता है, P2 की पोजीशन आपकी माइनस भी हो सकती है। यहां पे जब भी कोई पार्टिकल आपका लीनियर मोशन करेगा तो उसके लिए थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल आपका सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये तो अगर पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो थीटा का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो यानी यहां पे क्या चीज चेंज होगा, यहां पे केवल r चेंज होगा। पार्टिकल अगर P1 यहां पर है तो r की वैल्यू है, P1 अगर आपका आगे आ जाएगा तो r की वैल्यू है, P1 आपका और आगे आ जाएगा तो r की वैल्यू है। यानी कि यहां पर क्या चीज चेंज होता है, लगातार r आपका चेंज होता है, बट थीटा क्या होगा, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा। और इस वाले केस में सर्कुलर मोशन में क्या है, सर्कुलर मोशन में देखो ये r है, जैसे ये बताओ, ये हमें रेफरेंस पॉइंट से हमें देखना है, ठीक है। हम ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस r, ये पार्टिकल अगर आपका यहां पर आ जाएगा तो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन r, ये पार्टिकल अगर आपका यहां पे आ जाएगा तो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन r, यानी कि r जो है वो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, थीटा का चेंज हो रहा है। ये पार्टिकल यहां पर है तो थीटा ये है, ये पार्टिकल अगर आपका यहां पे आ जाएगा तो थीटा विल बी चेंज। तो इस वाले में क्या हो रहा है, थीटा आपका लगातार बदल रहा है, बट r क्या है वो कांस्टेंट है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना आप कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो थीटा विल बी चेंज और r आपका कांस्टेंट होता है, और अगर लीनियर मोशन करता है तो आपका r चेंज होता है और थीटा आपका कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में आप किस तरीके से आप उसको सिमिलरिटी करोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। देखो उसके बाद से सर्कुलर, इसके बाद से क्या आपका आएगा, मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है P, ये पार्टिकल आपका ये r रेडियस के पाथ पे आपका सर्कुलर आपका मूव कर रहे हैं। r रेडियस के पाथ पर ये पार्टिकल आपका P, ये आपका इस तरीके से आपका मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से आपका लीनियर मोशन होता है उसी तरीके से आपका सर्कुलर मोशन भी आपका होगा। दो चीजें हैं, लीनियर अगर कोई पार्टिकल आपका लीनियर मोशन करता है, अगर कोई पार्टिकल आपका रेखीय गति करता है तो उसमें क्या चेंज होता है, आपका एक्स चेंज होता है। और अगर कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन करता है तो क्या चीज चेंज होता है, आपका एंगल चेंज होता है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोशन, कोणीय गति।
बात समझ में आ गई। तो सर्कुलर मोशन या तो एंगुलर मोशन, दोनों आपका एक ही टर्म आपका आएगा, ठीक है। अब अगर पार्टिकल आपका एक पार्टिकल था, वो स्टार्टिंग में p पर था, ये उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी v1। आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल आपका मूव करते करते सब कुछ वो आपका आ गया यहाँ पर पॉइंट p2 पर। पहले पार्टिकल कहाँ पे था, p1 पर, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आ गया कहाँ पर, p2 पर। तो p2 पर वेलोसिटी हो जाएगी। ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अगर मैं ये वेलोसिटी है, ये ठीक है, ये वेग है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो v1 का मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा किसके, v2 के मैग्नीट्यूड के। यानी कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है। इसको आप v भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये आपका सेम होगा। चेंज क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल आपका इस लाइन पे गति कर रहा है, इस लाइन पे आपका ये पार्टिकल आपका मोशन आपका कर रहा है। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल की पोजीशन, पहले इनिशियल में पार्टिकल p1 पे था, आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन कौन सी हो गई, p2। तो पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, ये हो गया आपका डेल्टा थीटा। एंगल में कितना डिस्प्लेस हुआ, एंगल में डिस्प्लेस कितना हुआ, डेल्टा थीटा। वैसे लीनियर में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो लीनियर में आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। इसको मैं सपोज कर लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने सपोज कर लिया कितना, डेल्टा आर। यानी कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा डेल्टा आर। और ये एंगल में कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये पार्टिकल, ये जो मोशन आपको दिख रहा है ये लीनियर है, ये लीनियर मोशन है। तो फिर बात आती है कि फिर एंगुलर मोशन का इसमें कहां से आप एंगुलर मोशन को आप कहां से मेजर करोगे। तो एंगुलर मोशन को मेजर करने के लिए ये पूरा का पूरा जो मोशन हो रहा है वो कौन से एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा आपका मोशन आपका हो रहा है। तो हम इस एक्सिस के अबाउट हम मेजर करेंगे किसको, एंगुलर को। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे लीनियर में आपकी जो 3-4 क्वांटिटी होती हैं, एक आपका होता है लीनियर वेलोसिटी, फिर आपका होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका होता है लीनियर एक्सेलरेशन। ये आपका होता है, इसको क्या बोलते हो हिंदी में आप, इसको आप बोलते हो क्या, रेखीय वेग। इसको आप बोलते हो रेखीय विस्थापन, और इसको आप बोलते हो रेखीय त्वरण। ये तो बात हो गई कि इसकी लीनियर, अगर कोई पार्टिकल आपका लीनियर मोशन कर रहा है तो, और अगर कोई पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है तो ये चीजें चेंज हो जाती हैं। यानी कि लीनियर वेलोसिटी की जगह पर आपका आ जाएगा, यहां पर लीनियर चेंजेज होता है, यहां पर एंगुलर चेंजेज होता है। तो लीनियर को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर वो पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होता है और यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन आपका होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी इसको हम नेमिंग कर लो, तो एंगुलर की जगह पे इसकी हिंदी होती है आपकी कोणीय वेग, ये आपका हो जाएगा कोणीय विस्थापन, और ये आपका हो जाएगा कोणीय त्वरण। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कोई पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन। कोई पार्टिकल अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, v से, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हो, x से, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर एक्सेलरेशन को आप लिखते हो a से, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक सदिश राशि है। तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ओमेगा से, एंड दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, थीटा से, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी होगी। इसकी भी डायरेक्शन को भी मैं बताता हूं किस तरीके से। एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, अल्फा से, दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि इन तीनों की आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो इन तीनों की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करें किसका करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड
थंब रूल, दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम इन तीनों की डायरेक्शन निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? देखो, अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो ये आपका राइट हैंड रूल हुआ। सबसे पहले पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन कहां पर है? P1 पे, तो मैंने अपने पाम को इधर किया। अब पार्टिकल डिस्प्लेस कहां पे हो रहा है? ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है कि नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है? ऊपर की तरफ। अब मैं फिंगर को बेंड करूंगा। फिंगर को जब आप बेंड करोगे तो थंब आपका जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन किसकी हो जाती है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीनों की डायरेक्शन आपकी सेम ही होगी। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी एंड उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। सबसे पहले आपने यहां पे कर दिया फिंगर, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? तो पार्टिकल आपका P2 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिंगर को आप बेंड करो उस डायरेक्शन में। जब आप फिंगर को बेंड करोगे तो ये थंब कहां इंडिकेट कर रहा है? आउटसाइड। ये आउटसाइड इंडिकेट कर रहा है, तो आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर है? आउटसाइड द प्लेन। इस प्लेन के आउटसाइड, बात समझ में आ रही है? यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर है? इस प्लेन के आउटसाइड। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पर है? इस प्लेन के आउटसाइड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां पर है? इस प्लेन के आउटसाइड। अगर पार्टिकल नीचे आता तो, अगर ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाता तो मैं यहां पे इस तरीके से करता और फिंगर को मैं बेंड करता। फिंगर को बेंड करोगे तो थंब कहां इंडिकेट करेगा? इनसाइड। मतलब कि ओमेगा, थीटा एंड अल्फा की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? इनसाइड द प्लेन। क्लियर? ये तीनों आपको समझ में आ गया। ये तीनों कब यूज करोगे? जब पार्टिकल का मोशन कैसा हो? सर्कुलर। और ये तो लीनियर की बात हो गई। इन दोनों में आपको सिमिलरिटी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आपको ये समझ में आना चाहिए। दो तीन चीजें और है। सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट आपका आता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी, इसी को आप हिंदी में बोलते हो आवर्तकाल। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अभी मैं इसको आप अभी ऐसे समझो, टी का टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल आपका एक ऑक्सीलेशन जितने टाइम पे कंप्लीट करता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर मैं आपको बोलता हूं कि पार्टिकल ने P1 से चलना स्टार्ट किया और ये पूरा का पूरा वन ऑक्सीलेशन इसने 2 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, पूरा एक ऑक्सीलेशन 2 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो 2 सेकंड क्या हो गया? 2 सेकंड आपका हो गया क्या? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आवर्तकाल को कैसे डिफाइन करोगे? द टाइम पीरियड को कैसे लिखोगे? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी भी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, किसी भी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम बोलते हैं क्या? आवर्तकाल टी। बराबर क्लियर समझ में आपको आ गया? अब दूसरा यहां पर आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हिंदी होती है आवृत्ति। इसको हम लिखते हैं एफ से। एफ का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में ये पार्टिकल जितनी बार रिवॉल्व करेगा उस नंबर को हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में मैं आपको बोलता हूं कि ये पार्टिकल एक सेकंड में 3 बार इस तरीके से घूमता है, तो 3 क्या हो गया? दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर ये पार्टिकल एक सेकंड में 10 बार इस तरीके से घूमता है तो 10 क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में दोलन की संख्या, एक सेकेंड में दोलन की संख्या, एक सेकेंड में दोलन की संख्या को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/T, वेयर T इज द टाइम पीरियड। और इसकी यूनिट होती है, अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो T की यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर आपका आएगा सेकेंड इनवर्स, और इसी को आप बोलते हो हर्ट्ज। शॉर्टकट में क्या लिखोगे? HZ। ये लिख लोगे ना? द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ठीक है? किसी भी कण द्वारा एक पूरा चक्कर में लगने वाले समय को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, और ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके बेसिक से आपके टर्म आपके हो गए। इसको आप लिखो, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। अब इसके बाद से आप पढ़ोगे कि लीनियर वेलोसिटी v
लीनियर वेलोसिटी किसकी है? ये। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो v और ओमेगा के बीच में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा? a और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो हम यहाँ पे अभी डील करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लिखो। ओके, आगे देखो। अभी आपका पॉइंट आपका है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन होगा? डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम है। एक पार्टिकल यहां पर है P1, ये पार्टिकल आपका डिस्प्लेस होके कहां पे आ गया? P2, ये आपका सेंटर पॉइंट, ये रेडियस r, ये भी रेडियस r। ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, ये डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया, ये कितना हुआ? ये है डेल्टा r। ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका एंगल, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने ले लिया कितना? डेल्टा थीटा। रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन, बिल्कुल टाइम कितना लगता है? सपोज करो P1 से P2 तक जाने में कितना टाइम लगा? डेल्टा t टाइम आपका लगता है। क्लियर? ये पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी से जा रहा है? ये लीनियर वेलोसिटी से जाएगा। यहां पर वेलोसिटी कौन सी होगी? लीनियर। और यहां पर इसके लिए कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर। ओमेगा कहां पर होगा आपका? बाहर की तरफ होगा। बात समझ आ रही है? चल, अब यहां पर मुझे अब ये बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये बताओ एंगल कितना है? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है? आर्क हमारा है कितना? डेल्टा आर। आर्क हमारा यही है ना, ये डिस्टेंस कितना है? डेल्टा आर अपॉन रेडियस विल बी आर। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे अभी बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि P1 से P2 अब मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा लीनियर के लिए और यहां पे मैंने लिखा एंगुलर के लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर अपॉन टाइम कितना? डेल्टा टी। ये आपका हो गया लीनियर के लिए। अब मैं आता हूं एंगुलर वेलोसिटी। ये बताओ तो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा थीटा, और टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। ये आपका हो गया एंगुलर के लिए, कोणीय के लिए। अब मैं यहाँ पे डेल्टा, ये बताओ यहाँ से डेल्टा आर इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा? v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो, और यहां से डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। अब यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू, ये पुटअप कर दो, कितना आपका आ जाएगा? ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा आर की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर दो, v इंटू डेल्टा टी अपॉन आर। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, आर आपका इधर आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर? चल, अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन a एंड अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच संबंध क्या होगा? ठीक है, ये निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कितना है? v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। दोनों साइड में मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन डी टी, v इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, आर तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे। यहां पे कितना आपका आ जाएगा? d अपॉन डी टी ओमेगा। व्हाट इज द dv अपॉन dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को आप क्या बोलते हो? ये एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? ये लीनियर वेलोसिटी है, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हुआ। r इंटू ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को क्या बोलोगे आप? त्वरण बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा। तो ये आपका रिलेशन आ गया किसके बीच में? लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, a और अल्फा के बीच में रिलेशन। a इक्वल टू आर इंटू अल्फा और v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका होता है रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा आपने निकाला, और ये a और अल्फा के बीच में आपने रिलेशन निकाला। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चल, इसके बाद से
अब सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पर आता है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल एक्चुअली में होता क्या है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो, मान लो कि कोई एक पार्टिकल था, इसको मैंने आगे की तरफ थ्रो किया, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अगर इसके ऊपर आप कोई भी फोर्स ना लगाओ, ये बताओ ये पार्टिकल आपका आगे की तरफ जाता रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर मैं हूं और मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगा के मैं इसको खींच रहा हूं नीचे की तरफ। मतलब कि मैंने इसको एक फोर्स लगा के मैंने यहां पे इस तरीके से इसको पुल किया, यहां से मैंने इसको इस पे एक फोर्स लगा के मैंने इसको पुल किया और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये बताओ एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है। अब मैंने उसको ये बताओ, अगर मैंने उसको नीचे की तरफ पुल किया तो क्या पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विल बी चेंज। ये पार्टिकल आपका जब आप इसको नीचे की तरफ पुल करोगे तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फिर से ये पार्टिकल आपका अभी कहां जा रहा है? अभी ये पार्टिकल जा रहा है इस साइड में। फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने इसको अपनी तरफ पुल किया। ये होता है जब आप फिर से इसको अपनी तरफ पुल करोगे तो क्या ये पार्टिकल आपका नीचे की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा इधर। एंड अगेन फिर से मैंने इस पार्टिकल को अपनी तरफ F4 से पुल किया, ये बताओ तो फिर से ये पार्टिकल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगेन मैंने इसको अपनी तरफ पुल किया F, अगेन ये पार्टिकल आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने इसको अगेन पुल किया F, यानी कि अगर आप इसका देखो तो ये पार्टिकल की जो मोशन है वो किस तरीके से मिल रही है? सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में मिलने का मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे ये जो फोर्स है और ये जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के क्या है? आपके परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी और ये फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए रेडियस r, अगर ये पार्टिकल आपका अगर r रेडियस के पाथ पे अगर आपका सर्कुलर मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है? उसका रीजन ये है, 100% श्योर है कि सेंटर की साइड में, यानी यहां पर एक फोर्स लगता है। जो फोर्स कौन सी साइड में लग रहा है? सेंटर की साइड में। और ये जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। क्लियर करने का मतलब क्या हुआ? ए फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, a force acting towards the center when the particle moves in a circular orbit, that force is called centripetal force। यदि कोई पार्टिकल एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ एक फोर्स लगता है, उस बल को हम बोलते हैं कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। If a particle moves in a circular orbit with a radius r, a force acting towards the center, एक फोर्स आपका सेंटर की साइड में लगता है। इस फोर्स को हमने नाम दिया कौन सा फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स। एक अभी आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 100% श्योर है कि केंद्र की तरफ सेंटर की साइड में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है? बात समझना, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, ये अर्थ। आपको ये पता है कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ आपका सन के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व करता है। ये बताओ अर्थ का मोशन कैसा है? सर्कुलर, यानी कि अर्थ आपका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपका इस तरीके से रिवॉल्व करता है। ये अर्थ है, ये सन है, इसके पास मास है, इसके पास मास है, तो सन क्या करता है? इस अर्थ को अपनी तरफ पुल करता है। यहां पर कौन सा फोर्स लगता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि यहां पर ये देखो, ये अभी मैं आपको क्या बताया, ये तो ये फोर्स और ये वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये पार्टिकल, अगर ये आपका अर्थ अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 100% श्योर है कि सेंटर की साइड में एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स है? सेंट्रिपिटल फोर्स है। ये बताओ तो इस वाले केस में सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स की जगह पे कौन है? तो सेंट्रिपिटल फोर्स की जगह पे क्या है? सन और अर्थ के बीच में लगने वाला कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सेंट्रिपिटल अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल को यहां पर क्या कर रहा है? आपका बैलेंस आपका कर रहा है। बात समझ में आ रही है? आपने एक स्टोन लिया, एक आपने स्ट्रिंग ली, डोरी, एक स्टोन आपने लिया, एक धागा लिया। अब धागे को आप इस तरीके से घुमा रहे हो, ये बताओ
धागे को अगर मैं इस तरीके से घुमाता हूं तो स्टोन आपका कौन से पाथ पे मूव करेगा? सर्कुलर। स्टोन का पाथ कैसा है? सर्कुलर। देखो यहां पे स्टोन का पाथ कैसा? सर्कुलर। तो एक बात कंफर्म हो गई बिल्कुल बिना सोचे समझे कि सेंटर की साइड में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रिपेटल। अभी केंद्रीय बल। अब फिर से यहां पर सेंट्रिपेटल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? तो ये एक डोरी है, ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ये आपको आगे पढ़ोगे, चैप्टर नंबर आपका लॉ ऑफ मोशन में है, तनाव बल। यानी कि ये स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स लगता है जो स्टोन को क्या करता है? अपनी तरफ पुल करता है। ये एक फोर्स F। कोई भी आप एग्जांपल लो, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी एग्जांपल आता है, अगर कोई पार्टिकल अगर आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 100% श्योर है कि सेंटर के साइड में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंट्रिपेटल फोर्स को आपका बैलेंस कर रहा है। बात क्लियर समझ में आ गई? तो सेंटर की साइड में ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रिपेटल फोर्स। अब अगर ये सेंट्रिपेटल फोर्स है तो इस सेंट्रिपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। फोर्स कहां पे लग रहा है? सेंटर की साइड में। तो सेंट्रिपेटल फोर्स सेंटर की साइड में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कहां पे होगा? सेंटर की साइड में। ठीक है, तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। ये मैं थोड़ा रफ करता हूं। यहां पे ये डायग्राम बताने का मतलब आपको केवल यही था कि आपको सेंट्रिपेटल फोर्स के डिफिनेशन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको सेंट्रिपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे वो आप समझ लो। देखो एक पार्टिकल यहां पर है P1 और इसकी वेलोसिटी है ये V1। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल गोज टू द P2 और इसकी वेलोसिटी हो गई ये V2। ये सेंटर पॉइंट, यहां से ये पोजीशन आपकी R1 और ये पोजीशन आपकी I2। क्लियर? ठीक है, ये एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ? ये आपका डिस्प्लेस हुआ कितना? डेल्टा थीटा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर मुझे अभी बताओ, इसी वाले डायग्राम में बताओ, ये आपका हो जाएगा क्या? डेल्टा आर। जो आप इसके यानी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे अभी बताओ यहां पर वेलोसिटी का चेंज कितना है? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी का चेंज कितना है? कैसे निकालोगे आप? देखो अगर मुझे चेंज निकालना हो तो ये ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये देखो इधर ये इनिशियल वेलोसिटी है V1, फिर ये फाइनल वेलोसिटी है तो यहीं से मैंने ड्रॉ किया ये फाइनल वेलोसिटी V2। ये बताओ चेंज कैसे निकालते हैं? इनिशियल टू फाइनल। तो ये इनिशियल ये फाइनल, ये बताओ ये चेंज हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V। आप समझो यहां पे ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज कितना? तो चेंज निकालने के लिए क्या करता हूं? इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल। तो इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल इट इज द चेंज। ठीक है, अब ये बताओ तो यहां पे अगर आप देखो तो ये V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2। ये V1 और डेल्टा V का रिजल्टेंट कितना है? V2। यानी मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं V1 प्लस डेल्टा V शुड बी इक्वल टू V2। ये वेक्टर फॉर्म में है तो डेल्टा V शुड बी इक्वल टू दैट इज द इक्वल टू V2 माइनस V1। ये देखो ये वही आपका आ गया जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये आपका आ गया। ये अगर आपका एंगल डेल्टा थीटा है तो ये भी एंगल कितना होता है? डेल्टा थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का मिलेगा? आपका डेल्टा थीटा का मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको अगर डेल्टा थीटा अगर आपका ये आ गया तो अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आपकी आ गई V2 माइनस V1। यहाँ पे मुझे आप फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे एंगल इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? यहाँ पे देखो एंगल कितना है, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ तो डेल्टा थीटा। आर्क कितना है? डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन रेडियस कितनी है? तो रेडियस ये देखो ये V1 है, ये V2, और आपको पता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, V1 V2 सब बराबर है। तो इसकी जगह पे चाहो तो आप V1 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसको आप चाहो तो V भी लिख सकते हो। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? V लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे अभी बताओ अगर मैं इसको एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेल्टा थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ओमेगा
इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये पता आपको। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, ठीक है। ये आप ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब यहां पे आप चाहो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा जो भी है डेल्टा आर, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करो उसमें, चेंज अगर आप करो ये होता तो डेल्टा थीटा की जगह पे ये मल्टीप्लाई, डेल्टा थीटा की जगह मल्टीप्लाई कितना आपका आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह पर आप चाहो तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, ये बताओ तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो लिख सकते हो ना आप। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी और टाइम हो गया, तो डेल्टा वी की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिखा है a इंटू डेल्टा टी अपॉन वी, डेल्टा टी से डेल्टा टी विल बी कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। और अभी आपने देखा था हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पर कितना आपका आ जाएगा v अपॉन आर, लिख सकते हो ओमेगा की जगह v अपॉन आर, तो ओमेगा को रिप्लेस कर दो, a इक्वल टू v इंटू ओमेगा की जगह पर v अपॉन आर, तो a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ac। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कहाँ पे लगेगा, ये एक्सेलरेशन होगा कहाँ पर, सेंटर की साइड में। इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, सेंटर की साइड में। अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण। तो मुझे अभी बताओ तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर इस पार्टिकल का मास m है, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है a, तो फॉर्मूला कौन सा सेंट्रिपिटल फोर्स का, m इंटू ए, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन r, दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, ये आपका क्या हो गया, आपका सेंट्रिपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, ये आपका पूरा का पूरा हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स एंड अभिकेंद्रीय बल। ओके, आगे एक छोटा सा दो टॉपिक आपका, बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक आपका और है, यहीं पे फटाफट एक बात समझ लो। और ये पार्टिकल था P, ठीक है, ये आपका एक पूरा फुल रिवोल्यूशन करता है। मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए, ठीक है। तो डेल्टा थीटा कितना जाएगा, ये तो एक साइकिल के लिए अगर पार्टिकल आपका ये पूरा आपका यहाँ से आपका ये पूरा वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, तो कितना एंगल ये पूरा कवर करेगा, ये पूरा कितना एंगल कवर करेगा, तो पूरा कितना एंगल कवर करेगा आपका 360 यानी 2 पाई, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा की जगह पे मैंने लिखा कितना 2 पाई अपॉन, और ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड यानी 2 पाई अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला आप याद रखना ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और चाहो तो आप ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये बताओ, ये एंगल है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और ये टाइम है तो इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ये मैंने आपको बताया रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू ये 1 अपॉन टी है, 1 अपॉन टी को चाहो तो आप एफ भी लिख सकते हो 2 पाई एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितना भी था सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और ये चैप्टर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ करा दिए हैं, बाकी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।